नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मुश्किल सवाल उठाने जा रहा हूं जो शायद आज के दौर में देश की मीडिया, चैनल, अखबार उठा ना पाए। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी के भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं बगावत की आंच सुलग रही है? और क्या ऐसे कई नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जो भीतर ही भीतर मोदी जी से और अमित शाह से या उनकी तानाशाही से या गुजरात लॉबी से बेहद खफा हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते? और शायद एक वजह यह भी है कि मीडिया, देश की मीडिया उधर देखने की कोशिश भी नहीं करती। और अक्सर जब बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है या सांसदों की बैठक होती है या कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं या मंत्री परिषद की बैठक होती है, तो दो ही लोग बोलते हैं और बाकी लोग खामोश रहते हैं। आप यूं कहें, ऐसी मीटिंग्स में जहां दोनों तरफ बहस होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। अब मोदी जी जिस तरह सारी ताकत अपनी एक मुट्ठी में कैद करके जिस तरह सरकार चलाते, उससे ना सिर्फ नितिन गडकरी नाराज दिखते हैं, कभी कभी राजनाथ सिंह नाराज दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि इस सरकार में, इस पार्टी में ऐसे कई होनहार, ऐसे कई प्रतिभावान नेता हैं जिनकी भरी जवानी में मोदी जी ने बरकत दी है। और आज मेरी कोशिश होगी कि मोदी सरकार के भीतर जो सफोकेशन है, जो घुटन है, उससे पर्दा हटाऊं और उस हकीकत से आपको रूबरू करूं जिसको पिछले 8 साल से छुपाया जा रहा है। और जो गोदी मीडिया इस सरकार को, मोदी सरकार को 70 साल की बेस्ट गवर्नमेंट कहती है, सबसे बेहतरीन सरकार, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोस्तों, आज मैं आपको द ग्रेट गुजरात लॉबी की इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगा। मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आज जनता का मैंडेट लेकर चंद लोग कैसे चला रहे हैं, कैसे कुछ चापलूस लोगों ने गुजरात लॉबी को घेर रखा है, उनको भी बेनकाब करूंगा। और मैं ये भी आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से बीजेपी में लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं मोदी भी घबराते हैं। लेकिन इन सब खुलासों से पहले मैं चाहता हूं कि आज की शुरुआत एक तस्वीर से करें। पहले तस्वीर देखिए। अब तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि वरुण गांधी की तस्वीर है, संजय गांधी के बेटे संजय गांधी की ही तरह। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बीएससी ऑनर्स हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और कई किताबें लिखी हैं। और एक किताब इनकी रूरल मैनिफेस्टो, मुझे लगता है कि आज के दौर में शायद ही किसी देश के नेता ने हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतने भीतर तक जाकर खंगाला है। आप कह सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी का वो एक ग्रंथ है जो सबको पढ़ना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में भी इनका कोई जवाब नहीं है और अक्सर पार्लियामेंट में हर ग्रामीण रूरल इकोनॉमी पे या देश की इकोनॉमी पर धारा प्रभाव बोलते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ जुटने लगती है, या यूँ कहें एक समंदर दिखता है भीड़ का, क्योंकि वरुण गांधी को लोग सुनना चाहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिंदी हार्टलैंड हो या साउथ हो। लेकिन एक कमी है इनके अंदर, वो कमी जो मोदी जी को बहुत अखरती है, और वो कमी यह है कि बहुत साफ बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और ख़ासकर पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर आलोचना करते हैं, बहुत ही डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म करते हैं। और इनकी यही जो अदा है आलोचना करने की, वो नागवार को गुजरती है मोदी जी पर, अमित शाह पर। और ये जो डेमोक्रेटिक माइंड है वरुण गांधी का, यही दीवार बन गया है उनके बीच में और मोदी के बीच में। और शायद इसीलिए काबिलियत होते हुए भी वरुण गांधी को अपने पास मोदी जी ने आने नहीं दिया इन 8 वर्षों में, और यही वजह है कि वो शपथ नहीं ले पाए।
अब जहाँ तक रूरल इकॉनमी की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है जो पूरी तरह चरमराई हुई है, उसमें वरुण गांधी जैसी काबिलियत मुझे नहीं लगता क्या सरकार में किसी के पास है। जो इन्होंने, इनकी जो रिसर्च है, इनकी जो बुक्स हैं, इनकी जो किताबें हैं, या इनका जो विषय है रूरल इकॉनमी, मुझे लगता है कि मोदी जी की बड़ी मदद कर सकते हैं वरुण गांधी। लेकिन क्यों नहीं मोदी जी इनकी सुनते हैं, क्यों नहीं इनकी सलाह मानते हैं, इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। बड़ा विषय और बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन मैं चलता हूँ दूसरी तस्वीर की तरफ, और ये तस्वीर है पंकजा मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। इनकी जो कमी है जो मोदी जी को अखरती है कि ये बहुत आत्मनिर्भर है। और एक जगह इन्होंने कहा था एक सभा में, पंकजा ने, कि वो किसी के रहमो करम पर सियासत नहीं करती। और जो भीड़ है, महाराष्ट्र में भीड़ इलाका है, वहाँ से आती हैं, और जो भीड़ उमड़ती है इनको सुनने के लिए, वो देखने लायक है। और कहने वाले लोग कहते हैं कि पंकजा मुंडे को जिस तरह पिछली बार हराया गया, जिसमें वो खेला किया गया, जिससे बहुत नाराज़ रहीं वो, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जो मोदी जी के चहेते हैं, इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, वो बढ़ने नहीं देते पंकजा को। गुजरात लॉबी बढ़ने नहीं देती। मोदी जी और अमित शाह के लोग कहीं ना कहीं एक संवादहीनता उनके बीच में है। और लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मोदी जी को लगता है कि ये एक महाराष्ट्र में एक छत्रप बन के न उभर जाए। एक और तस्वीर देखते हैं, पूनम महाजन। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, हाई एनर्जी लेवल है, भीड़ जुटती है इनके साथ, लेकिन इनको भी कुछ नहीं मिला या कुछ दिया नहीं गया। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर प्रमोद महाजन के साथ वो त्रासदी ना हुई होती, हादसा ना हुआ होता, तो आज शायद वही प्रधानमंत्री होते। बहरहाल, अब अंदर खाते की जो बात है, जो बीजेपी के रिपोर्टर्स बताते हैं कि पूनम महाजन को साइडलाइन अगर किया गया, या पंकजा को साइडलाइन किया गया, या वरुण को साइडलाइन किया गया, या एक बहुत आप कह सकते हैं एक जमात जो बहुत डिज़र्विंग थी, क्वालिफाइड थी, उसको अगर किनारे किया गया, हाशिए पे लाया गया, उसके पीछे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चापलूस हैं जिन्होंने मोदी और अमित शाह को घेर रखा है। और उसी को हम लोग अक्सर गुजरात लॉबी कहते हैं। मैं गुजरात लॉबी से पर्दा उठाऊंगा आज और बताऊंगा कि कौन लोग हैं, कौन वो चापलूस हैं, उस पर भी आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोगों को देख लेते हैं, कुछ और तस्वीरें देख लेते हैं जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़े सलीके के साथ जिनके पर कतरे गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनको अटल जी चाहते थे। ये सारे लोग अटल बैच के लोग हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी को जिनको हैंड पिक किया था, जिनको अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना था, वो प्रतिभा भी शायद मोदी जी को मंजूर नहीं है। अब ये है अटल बैच। अटल बैच का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ये उनके नवरत्न कहलाए जाते थे। और इन सारे नेताओं की खासियत ये है कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने और अडवाणी जी ने हैंड पिक किया था, चुना था। इसमें रविशंकर प्रसाद हैं, इसमें राजीव प्रताप रूडी हैं, जिनको एक समय सिविल एविएशन का सबसे बेहतरीन मंत्री कहा जाता था। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, एवरग्रीन इनकी जो स्माइल है, किसी से बैर नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। प्रकाश जावड़ेकर, ये भी पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने अच्छा काम किया, खासकर एनवायरनमेंट में। शाहनवाज हुसैन, ये भी एक मुस्लिम फेस रहे। ये सब के सब अटल जी के चुने हुए लोग थे। और अटल जी के साथ जो इनकी एक आप कह सकते हैं जो साथ था इनका, या अडवाणी जी का जो साथ था, या जो इनका एक्सपीरियंस था, उस तजुर्बे का फ़ायदा उठाने की जगह मोदी जी ने सारे अटल बैच को ही ख़त्म कर दिया। सुषमा जी रही नहीं, जेटली ने रहे नहीं, कलराज मिश्रा को हटा दिया, सिर्फ आप कह सकते हैं राजनाथ सिंह बचे हैं उस वक्त के। और लोग कहते हैं कि 2024 में शायद ही उनको टिकट मिले। बहरहाल, ये वो लोग थे जो आज मोदी सरकार में नहीं हैं। मैं एक और पॉइंट पर आ रहा हूँ इसके बाद, और वो पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको वरुण गांधी
की तस्वीर दिखाई, मैंने आपको पंकजा मुंडे के बारे में बताया, मैंने आपको पूनम महाजन के बारे में बताया, मैं कुछ और नेताओं के बारे में आपको बताना चाह रहा था, लंबी लिस्ट थी मेरे पास, लेकिन समय की पाबंदी है। इन पर यह आरोप लगाया गया, वरुण गांधी पर या पंकजा पर, वंशवाद का। किनके? क्योंकि ये एक डायनेस्टिक फैमिली से आते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जब मोदी जी या अमित शाह जब अपने लोग चुनते हैं, वहाँ पर वंशवाद पैमाना नहीं रहता। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए आप, पीयूष गोयल, इनके पिता भी मंत्री थे, लेकिन क्योंकि पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हिसाब किताब अच्छा रखते हैं, और हिसाब किताब अच्छा रखने की ज़रूरत भी अमित शाह को है, तो पीयूष गोयल साहब बने हुए हैं कॉमर्स मिनिस्टर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वंशवाद, लेकिन यहाँ पर मोदी जी इनके वंशवाद को स्वीकार नहीं करते। अनुराग ठाकुर, इनके पिता जो थे अनुराग ठाकुर के, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, लेकिन यहाँ भी वंशवाद नहीं, क्योंकि अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, और बोर्ड ऑफ क्रिकेट में अनुराग ठाकुर का बड़ा ज़बरदस्त हस्तक्षेप है। और लोग कहते हैं कि इन साहबजादे को बीसीसीआई सौंपने वाले अनुराग ठाकुर थे, जिसके एवज में आज अनुराग ठाकुर, आप कह सकते हैं कि सरकार में एक बहुत ताकतवर शख्सियत के तौर पे देखे जाते हैं। 2 मंत्रालय उनके पास हैं। धर्मेंद्र प्रधान, अब धर्मेंद्र प्रधान भी, इनके पिताजी भी मंत्री थे, ये भी एक वंश से चले आ रहे हैं। डायनेस्टी रूल का फार्मूला इन पर भी लागू होता है, लेकिन मोदी जी नहीं मानते, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास आज बहुत से मोदी जी के सीक्रेट मिशंस हैं, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर वंशवाद का आरोप मोदी जी स्वीकार नहीं करते। अब दोस्तों, परिवारवाद से जुड़े और भी कई सांसद और मंत्री, उनके मैं नाम गिना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं मुद्दे पर आता हूँ, और मुद्दा है द ग्रेट गुजरात लॉबी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था पहले कि मोदी जी को 2 तरह के लोग पसंद हैं, या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो बिल्कुल वफादार रहें, तो एक तरफ तो इस सरकार में अगर आप देखेंगे तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भरे पड़े हैं, जैसे हरदीप पुरी, ये फॉरेन सर्विस में थे, जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री, ये भी ब्यूरोक्रेट हैं, आरके सिंह जो पावर मिनिस्टर हैं, ये भी एक आईएएस अधिकारी थे रिटायर्ड, और भी कई रिटायर्ड अधिकारी, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो अजीत डोवाल हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर सारे फैसले वही लेते हैं। तो एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं रिटायर्ड, और दूसरी तरफ गुजरात लॉबी है। अब ये गुजरात लॉबी है क्या, तो मैंने आपके लिए एक ग्राफिक्स बनाया है, और मेरी कोशिश है कि आप उससे कुछ आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ही गुजरात से, हालांकि वो बताते हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बनारस से हूँ, लेकिन हकीकत ये है गुजरात लॉबी को लीड वही करते हैं। उसके बाद अमित शाह साहब हैं, उनके बारे में भी कुछ बताना मुझे लगता है समय की बर्बादी है। मनसुख मांडविया, अभी जो मनसुख साहब हैं, ये एक टाइम पे मोदी जी के बड़े करीबी थे, विश्वास पात्र थे, वफादार थे, और आज की तारीख में बड़े पावरफुल मंत्री हैं। हेल्थ इनके पास है, फैमिली वेलफेयर इनके पास है, केमिकल इनके पास है, फर्टिलाइज़र इनके पास है, कई मंत्रालय इनके पास हैं, और इन्हीं की चलती है इन मंत्रालयों में, क्योंकि गुजरात लॉबी से। गुजरात से आते हैं मनसुख साहब। पुरुषोत्तम रूपाला, ये भी मोदी जी के वफादार खास आदमी, और ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गुजरात के हैं, गुजरात लॉबी को बिलोंग करते हैं। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ये इनके पास मंत्रालय हैं। अब जो नीचे की कतार है उसमें वो भी आप कह सकते हैं गुजरात लॉबी के इंटीग्रल मेंबर्स हैं, जिसमें महेंद्र भाई हैं। महेंद्र भाई की काबिलियत ये है कि वो गुजरात से हैं, और इस वजह इस सरकार में मंत्री हैं। देव सिंह चौहान, और ये MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन हैं, इनकी भी वही योग्यता है जो बाकियों की है, वफादार, खास, गुजरात के। और दर्शना जरदोश हैं, दर्शना जी भी आप समझ ही रहे हैं गुजरात लॉबी की हैं, क्योंकि गुजरात से आती हैं, और रेलवेज़ और टेक्सटाइल 2 मंत्रालय हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और नीचे आप 2 और नाम देखेंगे, अश्विनी वैष्णव, सबसे ताकतवर मंत्री अगर आप कोई हैं जिनके पास टेलीकॉम भी है, IT भी है, रेलवेज़ भी है,
वो अश्वनी जी हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि अश्वनी जी तो रिटायर्ड आईएएस हैं। मैंने कहा हाँ, बात एकदम सही है, रिटायर्ड नहीं है, इन्होंने आईएएस की नौकरी करी, फिर ये कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए। तो लोगों ने पूछा इनका गुजरात कनेक्शन क्या है। गुजरात कनेक्शन ये है कि 2012 के बाद ये गुजरात में सेटल हुए, वहाँ की 2 ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे और उसी गुजरात कनेक्शन से गुजरात लॉबी का दरवाज़ा खुला। स्मृति ईरानी आप कहेंगे कि ये तो अमेठी से साफ आती हैं, तो इनका ये भी गुजरात लॉबी की बड़ी पुरानी सदस्य हैं और राजनीति में इनको बिग टाइम पॉलिटिक्स में मोदी जी लेके आए। राज्यसभा गुजरात, जी हाँ, गुजरात से राज्यसभा पहुंची, तो ये इनका कनेक्शन है। कुल मिलाकर अगर जो मैंने आपको ये चेहरे दिखाए, ये सरकार में वो लोग हैं जो गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं ना कहीं जिनका गुजरात से तार जुड़े। अब कहने को गुजरात एक बहुत छोटा सा राज्य है, 26 सीटें हैं, 26 सीट्स 540 में, लेकिन आप अहमियत देखिए कि ज़्यादातर डिसीजन, जो सबसे पावरफुल लॉबी है वो गुजरात लॉबी है, और उसके 2 ही 3 पैमाने हैं। एक, मोदी जी का राजदार होना, मोदी जी का वफादार होना, और ओबीडियंट होना, जो भी हुक्म दिया जाए उसे मानना और ये भी बताना कि क्या हो रहा है, आंख कान खोल के चलना और मोदी जी को सब कुछ बताना। ये बहुत से पैरामीटर हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से गुजरात लॉबी काम करती, वो आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, मेरी टाइमलाइन पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब की। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई मोदी जी का वफादार है, राजदार है, 10-12 सालों से जानता है और कोई ना कोई गुजरात कनेक्शन है उसका, यानी आप यूँ कह सकते हैं मोदी जी का परखा हुआ है, तो उसको इस सरकार में तरजीह भी मिलती है, तवज्जो भी मिलती है और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत चलती भी है। लेकिन जो लोग, जिनमें टैलेंट हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मविश्वास हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन पैमानों पर खरे नहीं उतर रहे हों, फिर चाहे कुछ भी हो, उनको इतनी जगह आसानी से मोदी जी देते नहीं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कुंठा का, फ्रस्ट्रेशन का, जो सरकार में धीरे धीरे एक धुएं की तरह दिखना शुरू हुआ है। अब इस पर कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि गोदी मीडिया गोद में बैठी हुई है, वो वही आपको बताएगी, वही आपको दिखाएगी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। और इसीलिए ये जो खबर है इस तरह की, वो आपसे कोई शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, इसको टैकल नहीं किया अमित शाह ने या मोदी जी ने या उनकी टीम ने, तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन आप 2024 में देखेंगे, अचानक देखेंगे। एक चीज़ और, ये तो भाजपा के वो सांसद थे, मंत्री थे जो किनारे किए गए हैं या कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं दिया जा रहा। संघ आरएसएस के भी कई बड़े नेता बहुत खुश नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले, जिनको बहुत करीबी माना जाता था मोदी जी का, उन्होंने भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती बना दी, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया है मोदी सरकार पर, और पहली बार ऐसा हुआ है। अपने दशहरे भाषण में उद्धव ठाकरे ने ये चीज़ कही थी कि दत्तात्रेय होसबोले जो हैं, उन्होंने हिम्मत करके, आरएसएस के नंबर 2 ने हिम्मत करके कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसे गिनाने की सार्वजनिक तौर पे हिम्मत तो की। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे 2024 आएगा और बहुत से जो बागी नेता हैं या जो बागी हो सकते हैं, अभी नहीं हैं ऑन रिकॉर्ड, जो नाराज़ हैं, सही वर्ड है, जो नाराज़ चल रहे हैं, अगर इनके टिकट काटे गए या इनको लगा कि हमारा टिकट कटने जा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी में भी वो बगावत का धुआं दिखेगा। अब देखते हैं इसको किस तरह से टैकल करती है गुजरात लॉबी। मोदी जी तो वैसे भी इस तरह के काम चाणक्य को देते हैं और चाणक्य इस तरह की मुश्किलें फिक्स करने में माहिर हैं। बहरहाल कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। आखिर में बस इतना मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको ये गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।